हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए, ये लेक्चर नंबर 8 है, इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसका ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके जो पीसीएस है, यूपीएससी है, आरओ एग्ज़ाम है, एपीएस है, सभी में ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो और इसमें हम लोग जितने भी इंडेक्सेस हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, स्किप मत करिएगा और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला इसमें न्यूज़ क्या है। एक मिनट। यस, फर्स्ट न्यूज़ हमारा है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। क्या है क्वेश्चन? वैश्विक शांति सूचकांक 2023। तो ये जो इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। किसके द्वारा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस संस्था के द्वारा जारी होता है। कूट वाले क्वेश्चन में दे देगा, फिर पूछ लेगा भारत की रैंकिंग बताओ या टॉप पर कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो वैश्विक शॉर्ट में आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर देख लीजिए, बाकी बाद में जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और ग्रुप की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो आप वहाँ से ले करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि जो वैश्विक शांति सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। अब कैसे याद रखोगे? शांति सूचकांक है तो जहाँ पर पीस हो, इकोनॉमिक्स इस तरीके से हो, तो समझ लो यही संस्था जो है ये इंडेक्स को जारी करती है। और ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है सिडनी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे क्या है? स्थित है। और ये वही जो थिंक टैंक है, यही इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें जो है शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतक, मतलब जो संकेत लिए गए हैं वो 23 हैं। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव संकेतक के आधार पर ये किया जाता है मापन, ठीक है। और ये क्या है कि इसमें क्या किया गया है? इन संकेतकों को 3 विषयों के अंतर्गत डिवाइड किया गया। वो 3 विषय कौन से हैं? समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर कैसा है वहाँ का, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार कैसा है, और सैन्यीकरण का स्तर क्या है। ये 3 के आधार पर क्या किया गया? मापन किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस बार जो इंडेक्स जारी किया गया वो किस नंबर का है? 17वां संस्करण है इसका। कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। और इसमें कितने देश हैं? 163 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, संस्करण भी इंपॉर्टेंट है और कितने देश, ये भी देश भी पूछ लेता है। तो कितने देश है? 163 देशों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में क्या देखने को मिली है? गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में जो वैश्विक शांति है, ग्लोबल पीस है, उसके अगर औसत स्तर में देखा जाए तो इस बार जो है वो गिरावट देखने को मिली। कितने परसेंट की? 0.2% की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। और आगे चलते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 7 जो हैं वो कहाँ के हैं? यूरोप के हैं, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो शांतिपूर्ण देश है वो यूरोप के निकल करके आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर क्या है? मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद, मतलब यहाँ पे पहले की तुलना में यहाँ पे शांति के स्तर में क्या हुआ है? सुधार दर्ज हुआ है। लेकिन फिर भी सुधार होने के बावजूद भी यह क्या है? सर्वाधिक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे टॉप 3, टॉप 5 नहीं बल्कि टॉप 3 जो है वो टॉप 3 जो क्या है? शांतिपूर्ण है। टॉप 3 जो है क्या है? शांतिपूर्ण है। तो नंबर 1 आइसलैंड, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार मतलब लगातार ये शीर्ष पर बना हुआ है। आइसलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, डेनमार्क। क्रमशः आपको ये ध्यान रखना कि पहले आइसलैंड है, दूसरे पे कौन है? डेनमार्क है। अगर वहीं थर्ड पर देखें तो आयरलैंड है। क्या क्या हो गया? आइसलैंड, ठीक है, डेनमार्क एंड थर्ड आयरलैंड, ठीक है। और सबसे अशांत कौन सा है? तो अफगानिस्तान, पता ही होगा, ठीक है। अफगानिस्तान, यमन और सीरिया, ये क्रमशः 3 आप याद कर सकते हो। वैसे एक ही ध्यान रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 कभी कभी क्या होता है ना, मिलाने को आ जाता है कि क्रमशः बताइए। वैसे एक ही ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अफगानिस्तान, यमन और क्या है? सीरिया। फिर क्या? अब आते हैं अपने भारत का।
ठीक है, कि भारत किस रैंक पर है, तो ये तो एकदम गांठ बांध लो कि शांति सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 126 रैंक पर है। कितनी है, 126 रैंक पर है। ठीक है, और 17वीं रैंक के साथ भूटान जो है दक्षिण एशिया का, अगर दक्षिण एशिया का पूछ ले सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है, तो वो है भूटान है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, अब ये ध्यान रखना है कि ये जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, वो कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, वो फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। एक बार बस देख लो, क्लियर रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो कि ये जो रिपोर्ट है किसके अंतर्गत प्रकाशित किया गया है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, और ये जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है वो इस बार कौन सा संस्करण है, इसका 13वां संस्करण है जो जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट को एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित किया गया। किससे, एक्सेंचर। ठीक है, एक्सेंचर के सहयोग से। और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया, 120 देशों को इसमें ऐड किया गया है। आगे चलते हैं। और इसमें जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, इसमें टॉप पर जो है ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, इसमें टॉप पर है स्वीडन एंड सेकंड पे है डेनमार्क। उसमें भी सेकंड पे कौन था, डेनमार्क था। शांति वाले में आइसलैंड, डेनमार्क एंड कौन था, आयरलैंड था। और यहाँ पे एनर्जी वाले में जो है स्वीडन एंड डेनमार्क है। ठीक है, और वही अंतिम में वहाँ पे सेकंड पे ये था। ठीक है, मतलब देखो शांति वाले में भी सेकंड पे डेनमार्क है सबसे शांत में, और अशांत वाले में भी सेकंड पे यमन था। ठीक है, और वैसे यहाँ पे क्या कर दिया, पहला कर दिया है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और अंतिम देश में यमन आता है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आता है। अब आते हैं अपने भारत की तरफ। भारत जो है ये 120 देशों में किस रैंक पर है, 67 में। और शांति में कितने पर था, 126 पे था। और यहाँ पे एनर्जी वाले में, एनर्जी संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 67 पर है। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट, ये जो है सतत विकास रिपोर्ट, ये अभी जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता। और इस बार जो जारी किया गया वो कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण है ये इसका। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने देशों को शामिल किया गया, 166 देशों को। SDG में 166 देशों को कवर किया गया है। और इसमें देखा जाए तो टॉप है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। SDG में टॉप जो है वो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, और देखा जाए तो अंतिम 5 देश जो हैं, अंतिम 3 आपको मैं बताऊंगी और अंतिम में 2 ही देख लीजिए, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। वहीं 166 देशों में अपना भारत किस रैंक पर है, 112वें स्थान पर है। किसमें, SDG में। ठीक है, वहीं भारत का समग्र स्कोर देखें तो 63.4 है। UPSC में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं स्कोर बता दे रही हूँ। 63.4 है इसका स्कोर। और भारत की रैंक में लगातार 3 वर्षों से गिरावट हो रही थी। लगातार 3 सालों से भारत की रैंक में लगातार गिरावट होने के बाद जो नया इंडेक्स अभी जारी किया गया उसमें क्या है, सुधार दर्ज किया गया है। और भारत ने किस में गिरावट दर्ज की, SDG 10 है, SDG 15 है। ठीक है, वहीं SDG 1 में सुधार किया है। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये जारी किया गया है। और ये जो QS द्वारा, इसको कौन जारी करता है, QS द्वारा ही जारी करता है। और ये है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को QS जारी करता है और ये जारी किया गया है। और इस बार इसका कौन सा संस्करण है, 20वां संस्करण है। कौन सा, 20वां संस्करण। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारे उसमें 9 संकेतक, 9 इंडिकेटर्स का प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि ये जो QS द्वारा जो वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है उसमें नवीनतम रैंकिंग जो जारी की गई उसमें कौन नंबर 1 है, MIT अमेरिका जो है वो टॉप पर है। और लगातार 12 वर्ष से वो क्या है, टॉप पर आ रहा है। इसका फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। एशिया में देखें, ओवरऑल तो ये हो गया, MIT हो गया। एशिया में देखें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर समग्र रूप से 8वीं रैंक
है इसकी, और ये एशिया में टॉप पर है। ठीक है, एशिया में पूछे तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अब आते हैं टॉप 5 देखने की बजाय टॉप 3 हम लोग देखेंगे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर एमआईटी है, सेकंड पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है जो कि यूके का है, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, ये भी कहाँ का है, यूके का है। और इस यूनिवर्सिटी में इस रैंकिंग में भारत के टोटल कितने संस्थान शामिल है? 45 संस्थान शामिल है। कितने हैं? 45 शामिल हैं। और इसमें देखा जाए तो ये 2024 के हिसाब से देखें तो आईआईटी बॉम्बे जो है इसका 149 रैंक है। मतलब अगर भारत में देखें तो टॉप पर आईआईटी बॉम्बे है, सेकंड पे आईआईटी दिल्ली है, और थर्ड पे बेंगलुरु है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, और चौथा खड़गपुर है, और पांचवा कानपुर है, आईआईटी कानपुर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वह है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023। इसमें क्या है, ये जो है ये कहाँ की पत्रिका है? ये यूके की पत्रिका है। ठीक है, और यूके की पत्रिका जो है टाइम्स हायर एजुकेशन, इसी के द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। और ये इस बार का कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। ठीक है, और इसमें जो है जापान के सर्वाधिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय जो है इस सूची में शामिल है वो कौन सा है? कौन सा देश है? जापान। जापान के लगभग 117 विश्वविद्यालय सूची में शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद चीन। तो आइए देख लेते हैं टॉप पर कौन है। तो टॉप पर जो है इसमें सिंघुआ विश्वविद्यालय जो है चीन का, ये टॉप पर है, और पेकिंग विश्वविद्यालय चीन ये भी टॉप ये सेकंड पर है। सिंघुआ और पेकिंग ये दोनों चीन के हैं जो कि फर्स्ट सेकंड रैंकिंग पर हैं। वहीं देखा जाए तो 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के कुल 4 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। वो कौन से हैं भारत के? तो एक तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। अगर ओवरऑल रैंकिंग इसकी देखें तो 48 है, लेकिन भारत में टॉप जो है वो बेंगलुरु है। ठीक है, वैसे ही JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटक, बस यही ध्यान रखिए, वैसे फर्स्ट ही खाली ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, क्या है क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। ये जो है ये कौन जारी करता है ये रैंकिंग? ये जारी करता है मर्सर। कौन जारी करता है? मर्सर। मर्सर के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें क्या है 5 महाद्वीपों के 227 शहर को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो आधार शहर के रूप में किसे लिया गया है? न्यूयॉर्क को लिया गया है। न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब सभी शहरों की तुलना जो है किससे की जाती है? न्यूयॉर्क से की जाती है। देखते हैं इसमें जो सर्वेक्षण हुआ उसमें जो विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर जो है वो कौन सा है? हांगकांग है। हांगकांग सबसे महंगा शहर रहने के लिए। ठीक है, और शीर्ष 10 महंगे शहरों में मात्र 2 शहर जो हैं एशिया के हैं, एक हांगकांग, सेकंड सिंगापुर। तो क्रमशः ये आपको ध्यान रखना है कि हांगकांग और सिंगापुर। अगर देखा जाए 2 सबसे सस्ते शहर, सबसे कम महंगे शहर, वो भी एशिया में स्थित हैं, और वो है पाकिस्तान का कराची। पाकिस्तान में स्थित है कराची। ठीक है, और वहीं इस्लामाबाद। कराची और इस्लामाबाद 2 सबसे सस्ते हैं, और सबसे महंगे हांगकांग एंड एशिया है। वहीं बात करें तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख। और वहीं भारत के 7 शहरों को इसमें रैंकिंग दी गई है। भारत के कितने? 7 शहरों को रैंकिंग दी गई है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो महंगा है भारत का वो है मुंबई, फिर नई दिल्ली, फिर चेन्नई। रहने लायक जो सबसे महंगा है वो मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, कौन सा न्यूज़ है ये? अब ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 ये कौन जारी करता है? ये EIU जारी करता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें 173 देशों को शामिल किया गया है, और इसमें 5 श्रेणी के आधार पर रैंकिंग की गई है। कौन कौन सी? स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा। ठीक है, अब इसमें देखा गया है कि जो ऑस्ट्रिया का
ऑस्ट्रिया का क्या है, वियना जो है, ऑस्ट्रिया का वियना, इसको लगातार दूसरे वर्ष टॉप रैंकिंग प्राप्त हुई है। ऑस्ट्रिया के वियना को लगातार दूसरे वर्ष, यानी टॉप पर कौन है, ये वियना है। ठीक है, सेकंड पे कौन है, डेनमार्क का कोपेनहेगन है। ठीक, वहीं अगर देखा जाए तो अंतिम स्थान जो है वो किसका है, सीरिया का दमिश्क जो है वो अंतिम रैंक पर है। भारतीय शहरों में देखें टॉप पर कौन है, तो नई दिल्ली एंड मुंबई, नई दिल्ली एंड मुंबई। नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में क्या है, ये जो रिपोर्ट है ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये कब से जारी किया जा रहा है, 2006 से ये जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है जारी करने का, कि विश्व में जो लैंगिक समानता है उसको प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये इस बार जो है 17वीं जो है रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें 4 डायमेंशंस के आधार पर अध्ययन किया गया है। वो कौन से 4 डायमेंशंस हैं, 4 आयाम हैं, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। और इसमें टोटल 146 देशों का क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। ठीक है, अगर इसमें देखें लैंगिक अंतराल सूचकांक में, तो टॉप थ्री पे कौन आया है, कोई भी देश नहीं आया है। टॉप 3 पर कोई भी देश नहीं आया है, मतलब अभी भी कोई ऐसा देश नहीं है जो पूर्ण रूप से क्या हो, लैंगिक समानता को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा कोई भी देश। तो टॉप 3 कोई नहीं आया है, और ये पिछले साल भी था, ऐसे कई सालों से अभी ये टॉप 3 कोई नहीं आ रहा है। जो आ रहा है टॉप 4 पर आ रहा है, मतलब टॉप 4 यानी चौथे रैंक से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आइसलैंड जो है, इसमें शीर्ष टॉप पर है आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड। ठीक है, ये हो गया। और वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले हैं अफगानिस्तान, चार्ड है। वहीं भारत ने अब तक कितना परसेंट, 64.3% लैंगिक अंतराल को समाप्त किया है। और 2023 में ये किस रैंक पर पहुंच गया है, 127 रैंक पर पहुंच गया है। और शांति वाले में किस रैंक पर था, 126, और लैंगिक अंतराल पे 127वें स्थान पर पहुंच गया है। और 2022 में ये किस पर था, 135 पर था। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट गाइज, एक मिनट, इसको देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये देखिएगा थोड़ा सा, मुझे लग रहा है एरर हुआ है कि यहाँ तक ये तो सही है कि अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो टॉप को बस आपको यही ध्यान रखना है, 4, 5, 6 नंबर ऐसा नहीं, 1, 2, 3 से ही आप जानिए, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 क्या है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 ये जारी की गई है। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जो है ये कब से जारी किया जा रहा है, 1989 से प्रकाशित क्या है, ये एक ईयर बुक है। ठीक है, और इस बार जो है 35वां संस्करण इसका जारी किया गया है। और ये किसके, ये जो ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये क्या है इंस्टीट्यूट, ये कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा ये संकलित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह रैंकिंग जो है 4 कारकों के आधार पर जारी की जाती है। कौन कौन सा, आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, आधारभूत संरचना। उस तरीके से देखें तो प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में डेनमार्क और आयरलैंड टॉप 2 देश हैं। डेनमार्क टॉप है, आयरलैंड सेकंड पर है। वहीं अंतिम में देखें तो वेनेजुएला और अर्जेंटीना है, वेनेजुएला एंड अर्जेंटीना है। ठीक है, और इस विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत ने कितने स्थान की गिरावट दर्ज की है, 3 रैंक, ये ध्यान रखिए कितने स्थान की गिरावट की है, 3 रैंक की। अब वहाँ ऑप्शन कोड में दिया जा सकता है कि 3 स्थानों का क्या किया है, वृद्धि किया है। तो आपको ध्यान रखना कि ये क्या किया है, गिरावट दर्ज किया है, और किस रैंक पर आ गया है, प्रतिस्पर्धात्मक में 40वें स्थान पर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब लीग में पुनः शामिल हुआ है, कौन शामिल हुआ है अरब लीग में, तो वो है सीरिया।
सीरिया। अरब लीग क्या होता है? अरब लीग जो है जिसे क्या कहते हैं? LAS, लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का ये क्या है? एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। ठीक है, 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है? अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को 1944 में अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक, प्रेजेंट टाइम में देखें तो इस अरब लीग में 22 देश हैं। ठीक है, जिसमें ये क्रमशः मैं पढ़ दे रही हूँ, बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखिए कितने देश हैं? 22 हैं। तो कौन कौन है? अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है? 2023 में, मई 2023 में अरब लीग ने सीरिया को पुनः संगठन में शामिल किया। पुनः कहने का मतलब दोबारा शामिल किया, यानी पहले था हटा दिया गया था, फिर से इसको शामिल किया गया और इसको लगभग 12 सालों के बाद फिर से शामिल किया गया है। क्या हुआ था? सरकार विरोधी प्रदर्शन पर हिंसक रूप से कानूनी कार्यवाही के बाद 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया था और इसको फिर से शामिल कर लिया है। अभी 32वां अरब लीग जो 32वें नंबर का ये सम्मेलन हुआ है, अरब लीग शिखर सम्मेलन, जो कि कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब में जद्दाह में आयोजित हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है? इस सम्मेलन के दौरान सदस्य देश जो 22 सदस्य हैं उनके द्वारा जद्दाह घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। ठीक है, और जैसा कि बताया 2011 में इसको निलंबित कर दिया गया, तब पुनः 2023 में इसको क्या किया गया है? शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? अब चलिए पहले देख लेते हैं म्यांमार के बारे में। अब यहाँ पे दिया है तो म्यांमार ये आपको जो है ज्योग्राफी की दृष्टि से, मैपिंग की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो म्यांमार जो है एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, एकमात्र, ठीक है, जो पूर्वोत्तर भारत के साथ क्या करता है? भूसीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर भारत के साथ भूसीमा साझा करने वाला एकमात्र कौन सा है? म्यांमार देश है। ठीक है, और ये फिर क्या है? भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु, तो वहाँ पे क्या हुआ है? म्यांमार में चक्रवात आया था जिसका नाम था मोचा। चक्रवात मोचा के कारण वहाँ पे क्या हुआ था? आपदा की स्थिति आ गई थी, तो उसमें राहत सामग्री पहुँचाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। कौन? भारत ने चलाया था। ठीक है, बस इतना ही उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में क्या है? तो इसको जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? RSF जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, RSF क्या है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, एक NGO है, ये एक फ्रांसीसी NGO है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये इस बार जो है 21 संस्करण इसका जारी किया गया है। उसमें 5 संकेतक के आधार पर रैंकिंग दी गई है। वो 5 कौन से हैं? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, लीगल फ्रेमवर्क है यानी विधिक ढांचा, इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट है यानी आर्थिक संदर्भ, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट है यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, एंड सेफ्टी यानी सुरक्षा की दृष्टि से ये किया गया है। और इसमें जो है टॉप में कौन है? नॉर्वे को लगातार 7वीं बार टॉप पर रखा गया है। 7वीं बार टॉप पर, 7वीं बार जो है ये किसको रखा गया है? नॉर्वे को रखा गया है स्वतंत्रता सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, वहीं उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान दिया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। नॉर्वे और आयरलैंड टॉप 2 देश हैं और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? 150 है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 150 है, ये ध्यान रखना है। सॉरी, ये 2022 में 150 थी, 161 है। 161 2023 में इसकी रैंकिंग कितनी है? 161 है और पिछली बार 150 थी। नेक्स्ट न्यूज़ है वैश्विक दासता सूचकांक 2023। वैश्विक दासता सूचकांक जो है ये क्वेश्चन आया था किस एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक दासता को देखिए, आयोग कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कोई नहीं जानता, तो इसीलिए अपने हिसाब से हमें सारे पढ़ के चल रहे हैं। सारा फैक्ट नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो तैयार करना ही पड़ेगा अगर हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जो है ये एक संगठन है जिसका नाम है वॉक फ्री फाउंडेशन।
वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा ये क्या है, सूचकांक जारी किया गया है। इसमें क्या होता है, विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनमें आधुनिक दास्ता के प्रसार का मापन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे 10 देश हैं जिसमें आधुनिक दास्ता में निवासित लोगों की अनुमानित संख्या सबसे ज़्यादा है। तो वो कौन कौन से 10 देश हैं, उसमें टॉप पर भारत है, चीन है, उत्तर कोरिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, ठीक है, और कौन है, इंडोनेशिया, बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये देखा जाए वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 में कितने देशों को लिया गया है, 160 देशों को लिया गया, और इसमें टॉप पर जो है वो कौन सा है, उत्तर कोरिया है। टॉप पर कौन है दास्ता के मामले में, नॉर्थ कोरिया है, और वहीं अंतिम में स्विट्जरलैंड है जो 160 रैंक पर है, ठीक है। तो टॉप 2 जो है दास्ता के मामले में उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान है, ठीक। विश्व के 10, भारत की रैंकिंग अपने देख लें तो भारत जो है ये 6ठे नंबर पर है, भारत 6ठे नंबर पर। विश्व के 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डे, विश्व के सबसे बेस्ट 10 हवाई अड्डे, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने 2022 के लिए इसकी सूची जारी की है, ठीक है। तो इसमें कुल यात्री आवागमन के मामले में यूएसए का, अमेरिका का एक है अटलांटा जीए हवाई अड्डा, अटलांटा जीए हवाई अड्डा जो है टॉप पर है कुल यात्री आवागमन के मामले में। और वहीं भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का जो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 9वें रैंक पर है, ठीक है। और यूएई का दुबई हवाई अड्डा से अगर अंतर्राष्ट्रीय कुल यात्री के उसमें देखें, ओवरऑल में देखें तो यूएसए का अटलांटा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देख, खाली अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में देखें तो यूएई का जो दुबई हवाई अड्डा है वो शीर्ष पर है, ठीक है। और कार्गो यातायात के मामले में देखें तो हांगकांग हवाई अड्डा शीर्ष पर है। विमान आवागमन के मामले में देखें तो यूएसए का अटलांटा हवाई अड्डा शीर्ष पर है। नेक्स्ट न्यूज़ है वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट। वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है और इसका प्रकाशन एम्बर जारी करता है। ये ध्यान रखना है कि ये कौन जारी करता है, ये एम्बर जारी करता है। और इस बार इसका कौन सा संस्करण है, 4th का है, और 78 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। 3 डायमेंशंस पर अध्ययन किया गया है कि वैश्विक विद्युत उत्पादन कितना है, वैश्विक विद्युत मांग क्या है, वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन कितना है, ठीक है। अगर वहीं देखें तो वैश्विक विद्युत उत्पादन में अभी भी जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व है, ठीक है। इसमें कुल विद्युत उत्पादन में 61% का योगदान रहा है। वैश्विक विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 61% जीवाश्म ईंधन का है, जीवाश्म ईंधन का 61% है। कोयला का उत्पादन में, वैश्विक विद्युत उत्पादन में कोयला का 36% योगदान है, ठीक है, और जीवाश्म गैस का 22%। इस तरीके, और स्वच्छ विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा, स्वच्छ में देखें स्वच्छ विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत किसका है, जल ऊर्जा का। सब ध्यान रखिए, जल ऊर्जा का, उसके बाद परमाणु ऊर्जा का। स्वच्छ में देखें तो जल ऊर्जा का और सेकंड पे परमाणु ऊर्जा का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक विद्युत मांग वाले जो देश हैं, सबसे ज़्यादा विद्युत मांग कहाँ पर है, चाइना में है, सेकंड अमेरिका में है, थर्ड भारत। कौन कौन सा जगह, चाइना, अमेरिका और इंडिया। सर्वाधिक मांग में तीसरे नंबर पर अपना इंडिया है। विद्युत क्षेत्र सभी ऊर्जा क्षेत्रों में सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन से हैं, चीन, अमेरिका, भारत, वही सेम है कंडीशन। नेक्स्ट चलते हैं टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 जारी किया गया किसके द्वारा, टाइम्स के द्वारा। जो टाइम क्या है, टाइम समय सबको पता है, लेकिन ये क्या है, एक मैगजीन जिसमें क्या किया गया है, विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। ये इसका 20वां संस्करण है जो जारी किया गया है, और इसमें सर्वाधिक प्रभावशील व्यक्तियों को 6 श्रेणी के आधार पर रखा गया है। एक कलाकार में, एक इनोवेटर्स में, एक क्या असाधारण व्यक्ति में, और एक क्या कहते हैं नेता में, एक आइकॉन्स में, और एक मार्गदर्शक के रूप में, ठीक है। तो अगर कलाकार श्रेणी में देखें, वैसे सब नहीं पूछेगा लेकिन एक बार मैं बता दे रही हूँ, अगर माइंड आज रहेगा सामने आ जाएगा तो आप लगा सकते हैं। कलाकार श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेता हैं सलमा हायेक और अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर हैं जो कलाकार की दृष्टि में हैं। इनोवेटर्स में देखें तो कौन है, किलियन एम्बापे जो फ्रेंच फुटबॉलर हैं, और इगा स्विएटेक पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। असाधारण व्यक्ति में देखें तो इसमें पद्म लक्ष्मी
जो भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविजन होस्ट हैं। एलन मस्क के संस्थापक में, ये सब याद रखना। एलन मस्क के जो संस्थापक हैं या असाधारण व्यक्ति में लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं ये हैं। नेता में, लीडर्स में देखें तो ओलेना जेलेंस्का जो यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी है, इनको शामिल किया गया। लीडर्स में जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, ये सब हैं। और जेनेट एलन है, अमेरिकी वित्त मंत्री हैं। बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। आइकॉन श्रेणी में, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को भी शामिल किया गया है। मार्गदर्शक श्रेणी में देखा जाए तो एस राजा मौली को शामिल किया गया है। नाटो का 31 नंबर का सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक राजनैतिक और सैनिक गठबंधन है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। अभी तक तो 30 देश थे और फिनलैंड के शामिल होने के बाद इसमें टोटल कितने हो गए? 31 देश हो गए। ठीक है, क्या हुआ था नाटो 1949 में, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी उस पर चला आ रहा है। जब क्या हुआ था, यूक्रेन और रशिया का विवाद चल रहा है, तभी से ये चला आ रहा है। तो 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर जब किया गया तो उसी के साथ नाटो की क्या रखी गई? आधारशिला रखी गई। और इस संधि को किस नाम से जाना गया? वाशिंगटन संधि के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड जो है ये इसका 31 नंबर का नवीनतम देश है। इसके पूर्व उत्तरी मैसेडोनिया, इसके पूर्व में क्या है? फिनलैंड का मैप देखेंगे। अब यहाँ पे मैं भूल गई, मैप लेना चाहिए था मेरे को बट मैं भूल गई, कोई नहीं, आप लोग अपना देख लीजिए मैप। तो इसमें जो क्या नाम है, इसके पूर्व उत्तरी मैसेडोनिया वर्ष 2020 में नाटो, अब देख लीजिए लोकेशन कहाँ पर है, फिनलैंड का क्या है, मैसेडोनिया का है। ठीक है, तो ये नाटो का तीसवा जो बना था उत्तरी मैसेडोनिया और 31 फिनलैंड बना है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए, स्वीडन को भी एक को पूछा जा सकता है किसे मतलब आमंत्रित किया गया है तो स्वीडन हो जाएगा। और ठीक है, ये हो गया। और 4 भागीदार देशों ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की। वो 4 देश कौन से हैं? बोस्निया है, सब लोकेशन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोस्निया है, हर्जेगोविना है, जॉर्जिया है, स्वीडन है। ठीक है, जॉर्जिया, स्वीडन, यूक्रेन, ये सब है। उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी क्या है? प्रावधान शामिल हैं। आगे चलते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, चलिए भी पढ़ लेते हैं, प्रसन्न कौन है कौन नहीं है। 2012 में पहली बार, ये 2012 में पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की जाती है? UNSDSN के द्वारा ये जारी की जाती है, मतलब संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा प्रदत्त डेटा का? गैलप वर्ल्ड पोल के द्वारा। ठीक है, तो ये जो UNSDSN द्वारा ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है, ये इसका कौन सा संस्करण? इस बार 11 नंबर का संस्करण है, 11वां है। ठीक है, और 6 कारकों पर आधारित है। कौन कौन सा? GDP पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक अवलंबन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार बोध। ये सब ना याद हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि ये कौन सा संस्करण है, कितने देशों की रैंकिंग है। और ये जो है 137 विश्व प्रसन्नता में 137 देशों को रैंकिंग दी गई है। और इसमें जो है, इसमें सबसे टॉप पर जो है फिनलैंड है। ये लगातार छठे साल 6 बार लगातार क्या है? टॉप पर आ रहा है। तो फर्स्ट पे फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड। ठीक, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। और सबसे कम प्रसन्न देश वही अफगानिस्तान है, लेबनान है। भारत प्रसन्नता के मामले में 126वें स्थान पर है और 2023 में 136वें पर था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका ने अभी क्या किया है? 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की है। ठीक है, उसमें भारत के लद्दाख और मयूरभंज को भी शामिल किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की। इसमें भारत के 2 स्थल, केंद्र शासित प्रदेश यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी जो है वो है लद्दाख, और ओडिशा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया। मतलब कि ये जो 50 स्थल हैं वो क्या है? 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल हैं।
अगर हम बात करें मयूरभंज जो ओडिशा में स्थित है, ये ओडिशा का एक जिला है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? विलक्षण बाघ और प्राचीन मंदिर के लिए फेमस है। ठीक, यहाँ इस एक पार्क है जिसका नाम है सिमलीपाल। तो ये ध्यान रखना कि सिमलीपाल जो है ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है इसमें कौन से बाघ पाए जाते हैं? काले बाघ पाए जाते हैं। और यहाँ एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का एक नृत्य है छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य कहाँ का है? मयूरभंज का है। ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। वहीं अगर यूटी लद्दाख की बात करें तो ये अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए फेमस है। और ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य जो है ये लद्दाख के किस अभ्यारण्य? चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हनले गांव में स्थापित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किस गांव में? हनले गांव में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है। कहाँ का है? लद्दाख का। यहाँ पर पहला भारत का डार्क स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट कौन जारी करता है? ये तो इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो शांति सूचकांक जारी करता था वही आतंकवाद सूचकांक भी जारी कर रहा है। इसी के द्वारा ये जारी किया गया। 10वां संस्करण जारी किया गया। 163 देशों को शामिल किया गया है। और इसमें कहा गया है कि बाकी नहीं, बस इतना ध्यान रखिए, 163 देशों को शामिल किया गया है। और इसमें है ये ध्यान रखना है कि 2021 की भांति 2022 में भी इस्लामिक स्टेट लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह बना हुआ है इस्लामिक स्टेट। ठीक है, और उसमें देखा जाए आतंकवाद से अप्रभावित देश की श्रेणी में किसे किसे रखा गया? भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर। टोटल 71 देश हैं जिनको 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देश की श्रेणी में रखा गया है। आतंकवाद से सबसे प्रभावित कौन है? वो है अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया। और आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों में अपने भारत की रैंकिंग देखें तो आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत जो का रैंक है वो 13वां है। ठीक है, भारत ने 13वां हो गया। नेक्स्ट आता है न्यूज़ अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें ये जो अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022 है ये कौन रिपोर्ट जारी करता है? सिप्री जारी करती है। कौन जारी करता है? सिप्री। तो सिप्री के द्वारा जारी इसमें ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। सिप्री का फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, और इसमें जो है कि विश्व के पाँच सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन से हैं? 5, ये ध्यान रखना है। यूएसए, रूस, कौन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अपना? तो यूएसए हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, थर्ड पे फ्रांस है, चौथे पे चाइना है एंड फोर्थ पे जर्मनी है। ठीक है, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे फ्रांस, चौथे पे फ्रांस, चाइना है और फिफ्थ पे जर्मनी है। और ये पांचों देश जो हैं ये 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात के 76% के लिए उत्तरदायी। ये पांचों देश जो हैं ये शस्त्र के निर्यात में 76% के लिए उत्तरदायी हैं। अगर बात करें शस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक जो है अमेरिका जो है वो टोटल 40% का योगदान है भारत का, अमेरिका का अकेले ही है। ठीक है, और देखें कि सबसे बड़े आयातक, अभी तो 5 निर्यातक हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन सा था फिर से रिवाइज करा रही हूँ। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। वहीं आयातक में 5 देखें तो सबसे बड़ा आयात मतलब कौन अपने यहाँ मंगाता है सबसे ज़्यादा, तो उसमें हमारा भारत नंबर 1 पर है, दूसरे पे सऊदी है। ठीक है, थर्ड पे कतर है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है और 5वें पे चीन है। निर्यातक में चौथे पे चीन है, आयातक में 5वें पे चीन है। ठीक है, आयातक में भारत, सऊदी, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक, वहीं अगर देखें कि ये पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात का 36% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं और शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक कौन है? भारत। ये ध्यान रखना है। यद्यपि 2013 से 17 के मुकाबले 18 से 22 में भारत के कुल आयात में कितने परसेंट की सबसे ज़्यादा आयातक यही है, भारत ही आयात करता है, लेकिन फिर भी 11% की कमी दर्ज हुई है अगर देखा जाए तो। रूस जो है
भारत को सबसे ज़्यादा हथियार आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है? वो है रशिया। ठीक है, वो कौन सा है? रशिया है। टोटल 45% का आयात भारत यहाँ से करता है। सेकंड नंबर पे फ्रांस, मतलब भारत को आपूर्ति करने में, वैसे तो मैंने बता दिया निर्यात में कौन कौन है, लेकिन भारत को आपूर्ति करने में टॉप पर रशिया है, सेकंड पे फ्रांस है, थर्ड पे अमेरिका है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगर ये ध्यान रखना है कि भारत जो है ये 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, लेकिन जब 18 से 22 तक की रिपोर्ट देखी गई तो भारत इस सूची से बाहर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 95 नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार 2023 है ये वितरित किया गया, इसे देख लेते हैं। अकादमी पुरस्कार जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, अकादमी पुरस्कार जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है? इसके लिए ये जो है प्रथम पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार का वितरण कब किया गया था? 1929 में कैलिफोर्निया में किया गया था। ठीक है, और ये जो है ये पुरस्कार हर साल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक, इस अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। आगे चलते हैं। इस बार जो पुरस्कार 95 नंबर का दिया गया वो कैलिफोर्निया में ही वितरित किया गया है, और सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म जो थे 95 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म किसको प्राप्त हुए हैं? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए थे। ठीक है, डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 पुरस्कार। ठीक है, ये जो है क्या नाम है इस फिल्म का? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है ये किसके द्वारा निर्देशित है? डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर द्वारा। यही टॉप पर है। आगे चलते हैं। मलेशियाई अभिनेत्री हैं जिनका नाम है मिशेल योह, इनको इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसी मूवी की अभिनेत्री हैं। ठीक है, वहीं देखें कि मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला भी हैं। दूसरा देखें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है, और ये अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हेल में अभिनय किए हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जर्मनी को। ठीक है, ये दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवेली को दिया गया है। आगे चलते हैं। भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिकी गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट, हाँ ये ध्यान रखना है, द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर दिया गया है, और ये किसके द्वारा निर्देशित है? कार्तिकी गोंसाल्वेस के द्वारा। ठीक है, वहीं कार्तिकी गोंसाल्वेस और निर्माता गुनीत मोंगा ने जाकर के पुरस्कार को एक्सेप्ट किया है। यह पहला अवसर था किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर प्राप्त हुआ है। वहीं ये जो है अगर देखा जाए एलिफेंट विस्पर्स की कहानी में एक आदिवासी जोड़ा है जिसका नाम है बोम्मन और बिल्ली, जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के अनाथ बच्चे रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। इसी पर ये कहानी आधारित है। ठीक है, वहीं देखा जाए कि जो सर्वश्रेष्ठ संगीत की श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है? नाटू नाटू सॉन्ग को, जो राजा मौली द्वारा निर्देशित फिल्म है RRR, उसको मिला है, और ये इसके संगीतकार MM कीरवानी और गीतकार चंद्रबोस हैं इसके। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 ये जो है लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया, और कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। इसमें 167 देशों को शामिल किया गया है, 167 देशों को, और इसमें विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क जो है शीर्ष पर है, वहीं दक्षिण सूडान क्या है? अंतिम स्थान पर है। ठीक, वहीं भारत की रैंकिंग जो है वो 130वें स्थान पर है, मतलब 103 रैंक पर है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 ये क्या है? 1995 से ही प्रकाशित हो रही है वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह इस बार का 29वां संस्करण है, और 184 देशों पर अध्ययन किया गया है।
तो जो सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान, इनको क्या किया गया है, उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है। किसको किसको? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर यानी 80 या उससे अधिक स्कोर आर्थिक रूप से स्वतंत्र इनको श्रेणी में घोषित किया गया है। ठीक है, वहीं देखें भारत, ब्राज़ील और रूस को जो है प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राज़ील और रूस को गैर स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है। सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन सी है? सिंगापुर है। वहीं भारत की रैंकिंग जो है 131 है। नेक्स्ट है भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट ये अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल है। ये जो है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन जो है फॉर क्लाइमेट के लिए, ये अमेरिका और यूएई इन दोनों की संयुक्त पहल है। और ये इसकी शुरुआत जो है 2021 में जब COP26 हुआ, 2021 में COP26 ग्लासगो यूके में आयोजित हुआ, उसमें इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2021 में। ठीक है, भारत अभी क्या हुआ है, उसमें फरवरी में शामिल हो गया है। भारत अबू धाबी, ये जो हुआ अबू धाबी में आयोजित, अबू धाबी में कौन सा आयोजन हुआ? I2U2 समूह। ठीक है, इसी में शामिल में ये क्या हुआ, भारत शामिल हुआ था। तो इस वर्तमान में इसमें जो है टोटल 52 सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें टोटल कितने हैं? 52 सदस्य हैं। ठीक है, ये द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज में टोटल 52 सदस्य हैं और भारत इसमें भी शामिल हुआ है। ठीक, और ये इसका जो समिट हुआ है अभी अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये हर साल जारी किया जाता है। कब से जारी किया जा रहा है? 2012 से ये जारी किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का जो वैश्विक नवाचार नीति केंद्र वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है और ये इस बार का 11वां संस्करण है जो जारी किया गया है। 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें टॉप पर जो है इस संपदा सूचकांक में टॉप पर है USA, दूसरा UK, थर्ड फ्रांस। USA, UK एंड फ्रांस। ठीक है, वहीं अगर देखें कि अंतिम 3 देश तो वेनेजुएला एंड रशिया हैं। वहीं भारत की देखें रैंकिंग वैश्विक संपदा सूचकांक में तो 42वें स्थान पर है। ठीक है, और भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसमें ये किसके द्वारा जारी होता है? पहले तो ये ध्यान रखना 1995 से जारी हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये हर साल जारी किया जाता है। ठीक, 180 देशों के आधार पर रैंकिंग दी गई है। 0 से 100 अंक तक इसमें पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जहाँ 0 का अर्थ है कि ये सबसे भ्रष्ट है और 100 का अर्थ है सबसे ईमानदार है। अगर 100 रैंक मिला है तो समझ लो वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है। ठीक है, और प्रतिवर्ष जारी होने वाली ये जो रिपोर्ट है, इसका इस समय जो रैंकिंग जारी किया गया 28वां संस्करण है, जिसमें डेनमार्क जो है ये 90 स्कोर टॉप पर जो है 90 स्कोर के साथ टॉप पर है बना हुआ है। और फिनलैंड सबसे, मतलब ये भ्रष्ट नहीं है, जो 0 है वो भ्रष्ट है, यानी ये अच्छे स्कोर के साथ डेनमार्क टॉप पर है, फिनलैंड सेकंड पर है। वहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सोमालिया है, सीरिया है। ठीक है, भारत की रैंकिंग जो है वो 85 रैंक पर है भारत। ठीक, आगे चलते हैं। वासेनेर व्यवस्था का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया? भारत को अपॉइंट किया गया है। तो वासेनेर व्यवस्था जो है ये कैसी व्यवस्था है? एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह क्या करती है? पारंपरिक हथियार और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकों के हस्तांतरण की क्या करता है? निगरानी करता है। वासेनार नाम जो है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर है, उसी के नाम से लिया गया है, जहाँ यह समझौता 1995 में हुआ था। इसकी शुरुआत जो है 1996 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। और वासेनार व्यवस्था में टोटल कितने सदस्य देश हैं? 42 हैं। ठीक है, 2017 में भारत इसका सदस्य बना था। ठीक है,
और संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य जैसे रशिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं, लेकिन चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है, वासेनार व्यवस्था का। ठीक है, तो अभी 1 जनवरी 2023 को भारत आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है, और ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत का कार्यकाल कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा, पूरे 1 साल तक रहेगा। भारत ने आयरलैंड से वासेनार व्यवस्था, और किससे ये पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ली है? ये भी ध्यान रखना, आयरलैंड से ली है, आयरलैंड से। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें क्या है? ये एक वाशिंगटन डीसी स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट, और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। 8वां संस्करण है इसका बार, और 165 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें मानव स्वतंत्रता सूचकांक में स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड टॉप 2 देश हैं, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड। और वहीं भारत की रैंकिंग देखें तो भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, भारत जो है ऐसे देखा जाए तो क्षेत्रीय रैंक पर 10 है, और टोटल 112, वैश्विक रैंक में 112 रैंक पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022, विश्व प्रतिभा रैंकिंग कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी की जाती है। 2013 से ही ये जारी किया जा रहा है, और इसमें क्या है? ये 9वां संस्करण है इस बार जो जारी किया गया है, और इसमें जो प्रति व्यक्ति मध्यम एवं उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था हैं, ऐसी 63 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है, और भारत 52 नंबर पर है, भारत की रैंकिंग 52वें नंबर पर है। ठीक, आगे चलते हैं। टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2023, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम है, जिसके द्वारा ये जो है टाइम पर्सन ऑफ ईयर घोषित किया गया है। इसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, और यूक्रेन की भावना को वर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, और इनको और क्या क्या सम्मान से मतलब सम्मानित किया गया है, ये भी देख लेते हैं। तो जो चेक गणराज्य का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लॉयन, इससे भी सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। किसको? जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पर एक जुलाई 2022 में पोलैंड का एक पोलैंड के जो जीवाश्म विज्ञानी हैं, उनके एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराना एक जीवाश्म था फेदर स्टार, उसका नामकरण भी व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम पर किया है। ठीक है, क्या नाम रखा है? ऑसीचिक्रिनाइट्स है। ठीक है, जेलेंस्की नाम रखने की घोषणा की थी। और फेदर स्टार समुद्री जीवों की क्या है? विलुप्त प्रजाति है। आइकन ऑफ द ईयर मिशेल ओह को घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्ब्स, विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। तो इसमें देख लिया जाए तो ये जो फोर्ब्स है, ये पत्रिका है जिसमें विश्व की 100 सर्वाधिक महिलाओं की सूची जारी की गई है। ये इसका 19वें नंबर का संस्करण है। ठीक, तो जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी की हैं ये, और ये शीर्ष पर हैं। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष जो हैं क्रिस्टीन लेगार्डे, ये दूसरे रैंक पर है। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है ये तीसरे रैंक पर हैं। ठीक, अगर देखा जाए कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, इनको पहली बार इसमें शामिल किया गया है। इन्हें समग्र रूप से 7वां स्थान मिला है। ठीक है, वहीं अगर अपने भारत की जो निर्मला सीतारमन है वित्त मंत्री, इनको भी सूची में रखा गया है, और ये किस रैंक पर है? 36 रैंक पर है। वहीं HCL की चेयरपर्सन रोशनी नडाल मल्होत्रा 53वें रैंक पर हैं। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच 54 यानी 54 रैंक पर हैं। सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल 67वें रैंक पर हैं। किरण मजूमदार 77वें रैंक पर हैं। और ठीक है, नायका की CEO हैं फाल्गुनी नायर 89th रैंक पर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें 172 शहरों को रैंकिंग दी गई है। न्यूयॉर्क शहर को आधार शहर के रूप में मतलब चिन्हित किया गया है, जिसमें सिंगापुर और न्यूयॉर्क विश्व में रहने के लिए 2 सबसे महंगे शहर हैं। ठीक है, वहीं दमिश्क सीरिया विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है।
बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद को सबसे सस्ते 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया भारत के। ठीक है, नेक्स्ट भारत GPAI का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। GPAI क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। ठीक है, इसको 15 जून 2022 को लॉन्च किया गया था और इसकी स्थापना पेरिस में की गई थी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में की गई थी। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य, संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, तो जिनमें 14 देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, UK एवं अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। वर्तमान में इसकी कुल संख्या 29 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी इसमें शामिल हुआ है। भारत ने अगले वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है और यह भारत ने यह अध्यक्षता किससे ली है? फ्रांस से ग्रहण की है GPAI का, ये ध्यान रखना है। और ये GPAI का शिखर सम्मेलन 3 सम्मेलन हो चुका है। पहला हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल 2020 में, 2021 में पेरिस के फ्रांस में हुआ था और तीसरा 2022 में जापान के टोक्यो में हुआ है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये थोड़ा ब्लर हो गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जारी किया गया है, 2005 से ये जारी किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें 4 श्रेणी पर ये मतलब रैंकिंग दी जाती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा उपयोग के आधार पर, जलवायु नीति के आधार पर। तो जो COP27 हुआ, COP27 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये तीनों संयुक्त रूप से क्या करते हैं? इस सूचकांक को जारी करते हैं। कौन कौन? जर्मन वॉच और कैन यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, दूसरा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इन्हीं के द्वारा ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। इस बार 18वां संस्करण है और इसमें शीर्ष 3 देशों में कोई भी देश शामिल नहीं है। इसमें टॉप 3 में कोई भी देश शामिल नहीं है, क्योंकि जो इसमें समझौता किया गया था उसमें कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है। ठीक है, शीर्ष 3 स्थान पर इसमें किसी भी देश को स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं, यानी कि जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रैंकिंग प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, फिर भी जो डेनमार्क है इसको चौथे, मतलब टॉप 3 में कोई शामिल नहीं है, 4th रैंक से यही शामिल है। डेनमार्क 5th पे स्वीडन है। ठीक है, वहीं भारत जो है वो 10वें स्थान पर है। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2022 ये कौन जारी करता है? INSEAD जारी करता है। कौन जारी करता है? INSEAD बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से ये सूचकांक जारी किया गया। 9वां संस्करण है इसका। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई है? द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टुवार्ड्स इंक्रीज्ड टैलेंट इन इक्वालिटीज़। इसमें 133 शहरों को शामिल किया गया है और इसमें टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। सेकंड पे कौन है? सिंगापुर है। वहीं लास्ट में देखें, अंतिम में कौन है? वो चाड है। कौन सा है? चाड है। और इसमें भारत के 8 शहरों को शामिल किया गया है। 8 शहरों में टॉप 3 जान लीजिए, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई है। बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई है। नेक्स्ट न्यूज़ है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। ये जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। 140 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें टॉप पर है डेनमार्क और नॉर्वे है। ठीक है, वहीं अंतिम में देखें तो अफगानिस्तान, कंबोडिया और वेनेजुएला है। ठीक, वहीं भारत की रैंकिंग देखें तो भारत की रैंकिंग इसमें 77वां स्थान है ओवरऑल में देखें, और क्षेत्रीय दृष्टि से ये 3रे स्थान पर है। नेक्स्ट आता है वैश्विक भूख सूचकांक। तो वैश्विक भूख सूचकांक अभी ये 2022 का इसमें था, लेकिन 2023 अभी रिलीज हो चुका है, तो हम लोग उसी के आधार पर इसकी रैंकिंग जानेंगे। बाकी जो सारी फैक्ट है वो यहाँ से देख लेते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन 2006 में हुआ था। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति संस्थान यानी इफ्री के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा 2006 से किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या है? सूचकांक वेल्ट हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसको 4 संकेतक के आधार पर, जैसे अल्प पोषण, ये ध्यान रखना है, बाल दुबलापन,
अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। और यहाँ पे जो सूचकांक है 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर और 100 जो है सबसे खराब स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो ये है कि 9.9 या उससे कम है तो निम्न, 10 से 19 के बीच है तो मध्यम, 20 से 34 के बीच है तो गंभीर और 35 से 49 के बीच है तो भयावह, इससे ज़्यादा है तो चरम भयावह। तो अभी क्या हुआ है कि कौन जारी किया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। और इस बार जो जारी किया गया है 2023 वाला, वो कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है। ठीक है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है 125 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, उसमें भारत की रैंकिंग 111वें रैंक पर है। भारत किस रैंक पर है, 111वें पर है। और भुखमरी भारत में जो है वो गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है क्यूएस एशिया, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो है ये जारी किया गया है। ठीक है, जो कि ब्रिटिश कंपनी है क्यूएस। तो इसमें जो रैंकिंग जारी की गई ये 15वां संस्करण है और इसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो है चीन के हैं, जिसमें पेकिंग टॉप पर है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सेकंड पर है और सिंघुआ चीन का जो है ये थर्ड पर है। ठीक है, वहीं देखें कि इसमें जो है कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान को शामिल किया गया है। उसमें भारत की दृष्टि से देखें तो आईटी बॉम्बे फर्स्ट पे है, आईटी दिल्ली सेकंड पे है और आईआईएससी बेंगलुरु कर्नाटक का थर्ड रैंकिंग पर है। नेक्स्ट है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। ये क्या है, ये रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है समग्र रैंकिंग में अमेरिका के सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय शामिल हैं, इसके बाद जापान के। तो रैंकिंग में यूके का ऑक्सफोर्ड जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यूके का ऑक्सफोर्ड प्रथम रैंक पर है। ठीक, और लगातार ये 7वीं बार फर्स्ट रैंक पर आया है। चीन का सिंघुआ एशिया का सर्वश्रेष्ठ है और कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय टॉप 200 में भी शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है नोबेल पुरस्कार 2023। तो नोबेल पुरस्कार को हम लोग समझ लेते हैं फटाफट कौन कौन पाया है। तो नोबेल जो है इसमें, एक मिनट रुकिएगा, देख लेते हैं कि 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में वो 3 लोगों को मिला है। तो ये पियरे एगस्टोनी जो ट्यूनीशिया के हैं, क्या नाम है इनका भौतिकी के क्षेत्र में, पियरे एगस्टोनी, फेरेक कराउस्ट, क्या नाम है इनका, फेरेक कराउस्ट जो कि हंगरी के हैं, एनी एल ह्यूलियर ये भी फ्रेंच के हैं। ठीक है, तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला है। यानी किस कार्य में क्या योगदान इन्होंने दिया, तो एटोसेकेंड पल्स के विकास के लिए इन्हें प्रदान किया गया। वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का अध्ययन करने में जो मदद करता है। एटोसेकेंड पल्स जो है प्रकाश का बहुत ही अल्पकालीन विस्फोट है जो सिर्फ एटोसेकेंड तक रहता है। वहीं बात करें 2022 में भौतिकी क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर, एंटोन जिलिंगर को दिया गया था। ध्यान रखिए, हो सकता है पूछ ले, लेकिन मेन फोकस जो है ये इन्हीं पर करना है, पियरे ह्यूलियर और फेरेक। ठीक है, नाम थोड़ा मैच कर रहा है, पियरे, फेरेक, ह्यूलियर, ये भौतिकी के क्षेत्र में है। वहीं रसायन के क्षेत्र में देखें तो एलेक्सी एकिमो, सब तो याद नहीं रहेगा, बस शॉर्ट में याद करिए, एलेक्सी, लुई और मैगी याद कर लीजिए। रसायन मैगी उसमें कुछ डालेंगे तभी तो बनेगा ना रसायन, तो वैसे ही मोंगी की जगह मैगी कह दीजिए, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा। लेक्सी, लुई, मोंगी यानी मैगी। तो ये जो है क्वांटम डॉट्स के आविष्कारक और संश्लेषण के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। नैनो स्केल कण का आकार जो होता है 1 to 100 नैनोमीटर तक होता है। छोटे डॉट्स यानी नीले प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, बड़े डॉट्स पीला और लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। 2022 में किसे दिया गया था, यहाँ है, देख लीजिएगा। मेडिसिन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किसे दिया है, कैटालिन और ड्र्यू को दिया गया है। कैटालिन, कैरिको और ड्र्यू को दिया गया है। इन्हें किसके लिए दिया गया है, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए प्रदान किया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी एमआरएनए वैक्सीन विकसित करने के लिए इनको प्रदान किया गया है। वहीं देखें साहित्य में, तो साहित्य के क्षेत्र में फंस गए। साहित्य के क्षेत्र में कौन फंस गया, फंस गए कौन, फोसे, जॉन फोसे जो कि नॉर्वे के हैं। अभिनव नाटकों और गद्य के लिए अनकही को आवाज़ देने के क्षेत्र में इनको दिया गया है। वहीं शांति के क्षेत्र में देखें तो नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की हैं इनको दिया गया है। तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए इनको दिया गया है। वहीं अगर बात करें कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो क्लाउडिया को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, जो कि अमेरिका की हैं। इनको श्रम बाजार में महिलाओं की भूमिका के लिए दिया गया और इस पुरस्कार से सम्मानित या तीसरी महिला हैं।
ठीक है। अगर वही नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे उन्हीं के वसीयतनामे के अनुसार स्थापित किया गया था और पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। इसको 6 श्रेणी में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। वहीं भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, चिकित्सा जो है ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की राजधानी नोबेल असेंबली है, राजधानी बोल दिया मैंने, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली है, और शांति नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा, और साहित्य स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। और हर साल जो है दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में ये शांति पुरस्कार मतलब हर साल ये दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है और इसमें साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही यह पुरस्कार दिया जा सकता है। प्राप्त करने वाले पहले भारतीय इसको कौन थे? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था साहित्य क्षेत्र में, और पहली भारतीय महिला को प्रदान किया गया था मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। म्यांमार FATF की ब्लैक सूची में शामिल कर दिया गया है। FATF क्या है, इसका फुल फॉर्म जानिए, इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जो कि वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली क्या है, एक संस्था है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था। 1989 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी जब पेरिस में आयोजन हुआ था G7 शिखर सम्मेलन, उसी टाइम ये स्थापित हुई थी। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 39, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक कौन है? इंडोनेशिया है। 2010 में FATF का सदस्य देश कौन है? भारत 2010 से ही इसमें शामिल है। और फिर क्या है, अभी ये न्यूज़ में आया था कि 2023 में FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है, ठीक। अभी क्या हुआ, 2022 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब इसकी बैठक हुई तो उसकी अध्यक्षता सिंगापुर केटी राजा कुमार द्वारा की गई। म्यांमार को क्या किया गया, इस ब्लैक सूची में शामिल कर दिया गया है। म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया को भी ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। और ब्लैक सूची को किस नाम से जाना जाता है? हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया को ग्रे सूची में डाला गया है, जबकि पाकिस्तान, निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। तो ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि इंपॉर्टेंट है WIPO द्वारा जारी किया जाता है, और इसका सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। यह 15वां संस्करण है इसका, और इसकी थीम है नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। 132 देशों के आधार पर रैंकिंग दी गई है। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है। स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है। भारत की रैंकिंग 40 है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 है। और भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले देशों में तथा मध्य दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष पर है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत, केन्या, मोल्डोवा और वियतनाम ने रिकॉर्ड लगातार 12वें वर्ष इनोवेशन अचीवर के रूप में खिताब हासिल किया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 ये कौन जारी करता है? ये लंदन में स्थित है, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिज़ाइन एवं निर्मित तथा कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रयोजित किया जाता है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ये सर्वप्रथम 2012 में जारी किया गया था। 113 देशों को शामिल किया गया है। 11वां संस्करण है इसका, और इसमें भारत को क्या है 68वां रैंक दिया गया है। भारत को 68 रैंक पर रखा गया है। टॉप पर फिनलैंड और आयरलैंड है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, 3 भारतीय शहर इसमें शामिल किए गए हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग UIL संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र संगठनात्मक निकाय है जिसका वैश्विक अधिदेश जीवन पर्यंत अधिगम है। UIL हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 44 देशों के 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई है। इसमें 3 शहर भारत के हैं। कौन कौन सा? नीलाम्बुर है, त्रिशूर है और वारंगल है। नीलाम्बुर और त्रिशूल दोनों केरल के हैं और वारंगल तेलंगाना का है, ठीक है। और इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले ये तीनों जो हैं पहले प्रवेशकर्ता बन गए हैं। त्रिशूर की बात करें, ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी है और यह आभूषण उद्योग के रूप में स्पेशली सोने के लिए जाना जाता है, स्वर्ण के लिए, गोल्ड के लिए। नीलाम्बुर जो है, ये नीलाम्बुर को सागौन का स्थल, लैंड ऑफ टीक भी कहा जाता है। यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिक पर्यटन गंतव्य स्थल है।
और यूनेस्को द्वारा 5 लाख और उससे भी अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को ही इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन नीलाम्बूर जो है इसमें शामिल होने वाला ऐसा पहला नगर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। वारंगल तेलंगाना का शहर है। नेक्स्ट है वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा बस देख लेते हैं कि इसमें वैश्विक अल्पसंख्यक में 110 देशों को शामिल किया गया है और 10 लाख की जनसंख्या वाले देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। 110 देशों की सूची में मालदीव को जनसंख्या मानदंड को पूरा न करने के बाद भी शामिल किया गया है। किसको? मालदीव को। ठीक है, और इसमें भारत जो है पहले में है, यानी 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022। इसको कौन जारी किया है? चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस बार बरहमा संस्करण था। 119 देशों को शामिल किया गया है और इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे ज़्यादा उदार देश है। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। भारत उदारता के मामले में 57 नंबर पर 57 में, और अंतिम में कंबोडिया, जापान है। ठीक है, तो चलिए ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ था, करंट अफेयर्स था, उसका पार्ट 1 समाप्त हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलने हैं, पूरे तरीके से मिलेंगे, तो इसको अच्छे से नोट शॉर्ट में बना लीजिएगा और 1-2 बार देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, फीडबैक जरूर दिया करिए और बाकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। तो चलिए रखते हैं। थैंक यू सो मच।